तो बीए पार्ट थर्ड में हम नेक्स्ट देखते हैं मनु का जो कार्य क्षेत्र उसका सेकंड पार्ट। उससे पूर्व वीडियो में हमने बात की थी मनु के दो कार्यों के बारे में, प्रजारक्षण और जन कल्याण के बारे में। आज हम बात करते हैं मनु द्वारा जो राज्य का कार्य क्षेत्र या राजा के जो दायित्व बताए हैं कि राज्य क्या क्या कार्य और अधिक करेगा। तो उसी में अगली जो बात आती है वो है सामाजिक क्षेत्र में राज्य का दायित्व। तो सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से दो चीजें मनु वर्णित करते हैं, एक आश्रम व्यवस्था और दूसरी वर्ण व्यवस्था। ठीक है ना। तो मनु कहते हैं कि समाज है वो दो तरीके से होगा। एक समाज में आश्रम व्यवस्थाएं रहेगी जो उन्होंने 25-25 साल की एज में, क्योंकि उस समय औसत आयु उन्होंने 100 वर्ष मान के चलते हैं वो, जिसमें वो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं शुरू के 25 वर्ष में, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं, फिर वानप्रस्थ आश्रम की, और लास्ट में 75 से 100 तक संन्यास आश्रम की बात करते हैं। तो ये जो आश्रम व्यवस्था है, इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उचित एनवायरमेंट मिले, उचित पर्यावरण मिले और वह अपनी आश्रम व्यवस्था को ढंग से उसी के अनुरूप जी सके, ऐसी व्यवस्थाएं करना राज्य की जिम्मेदारी है। साथ ही जो भी वर्ण हैं बने हुए, वो सभी वर्ण अपने स्वधर्म की पालना अच्छे से कर सकें, इसके लिए भी मनु ने व्यवस्था की है कि राज्य का दायित्व है कि वो ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराए कि प्रत्येक वर्ग बिना किसी बाधा के, प्रत्येक वर्ण अपनी स्वधर्म की अच्छे से पालना कर सके और अपना उत्थान करने में भी लगातार अपना जो उत्थान करने के लिए जो जो उसे आवश्यकताएं होती है वो परिस्थितियां भी राज्य उसे उपलब्ध कराए। तो ये है मनु के द्वारा बताए गए राज्य के कार्य क्षेत्र में उसके सामाजिक कार्य। तो इसमें मुख्य रूप से आप दो बातों का वर्णन आप करेंगे यहां पर, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, इन दोनों को बनाए रखना और इनको विधिवत रूप से इनका संचालन करना और इनके लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करना, यह भी राज्य का प्रमुख कार्य क्षेत्र है। अगली जो हम बात करें तो वह आता है राज्य द्वारा न्याय की स्थापना। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग को न्याय प्राप्ति का अधिकार है, यह मनु कहते हैं। ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है जो न्याय से वंचित रहेगा। हर अपराध के लिए, चाहे वो किसी व्यक्ति ने किया हो, किसी वर्ण ने किया हो, किसी पद पर रहने वाले व्यक्ति ने किया हो, हर अपराध के लिए मनु कहते हैं कि दंड का प्रावधान आवश्यक है और अपराध की अनुपालना में विभिन्न प्रकार के दंडों का जो उल्लेख है वो मनुस्मृति में किया गया है, जो हम देखेंगे मनु द्वारा वर्णित न्याय व्यवस्था का जब हम चैप्टर हल करेंगे उस समय। ठीक है। तो न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना सभी के लिए है। न्याय का लाभ है वो मनु कहता है कि टॉप से लेके बॉटम तक हर व्यक्ति को न्याय का लाभ मिलना चाहिए, न्याय से कोई वंचित नहीं रखा जाएगा, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, यह राज्य का दायित्व है। राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करे कि बड़े आसानी से हर व्यक्ति न्याय को प्राप्त कर सके और धर्म के अनुसार व्यक्ति को न्याय मिले और उसके जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। ठीक है। और इसी क्रम में मनु में कहता है कि न्याय है वह नीति और धर्म पर आधारित होना चाहिए। तो नीति और धर्म युक्त जो न्याय है उसकी बात मनु करते हैं। यहां मनु कहते हैं कि राजा है वो अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, बल्कि जो भी न्याय संबंधित व्यवस्था है वो धर्म के अनुसार करेगा। ठीक है ना। जैसे अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि संविधान है वो सर्वोच्च है, उसी तरीके से मनुस्मृति में या मनु के समय वो धर्म को सर्वोच्च मानते हैं कि धर्म के अनुसार जो आचरण है वह व्यक्ति करे और न्याय के अंतर्गत धर्म की स्थापना की जाए, नीतियां ऐसी बने जिनसे न्याय प्राप्ति हो। ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं भी मनु करते हैं। और एक जो तीसरा इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे, जब दंड की बात आती है तो यहां मनु थोड़ा सा अलग इन चीजों को कहते हैं, क्योंकि दंड का अर्थ सीधा सा है राज्य द्वारा प्रयुक्त भौतिक बल। ठीक है। तो भौतिक बल है ये जो कि अधिकृत रूप से राज्य को प्राप्त है। आज भी देखिए जो सेना है, पुलिस है,
तो राज्य की रक्षा के लिए जहां भी राज्य में कहीं कोई समस्याएं होती है उसके लिए दंड की व्यवस्था भौतिक बल का जो है उसके द्वारा की जाती है। लेकिन मनु यहां कहते हैं कि दंड का कभी भी राज्य अनुचित प्रयोग नहीं करे, क्योंकि जहां अनुचित प्रयोग हो गया अर्थात पनिशमेंट या दंड का मिसयूज हो गया, जब पुलिस और सेना का मान लीजिए राज्य अपने हित में जब उपयोग करना शुरू कर दे, ऐसी स्थिति खतरनाक स्थिति है। मनु इसका कहीं भी समर्थन नहीं करते हैं। वो स्पेशली आप देखेंगे जब दंड सिद्धांत में कि कहीं भी राज्य द्वारा जो अनुचित दंड है वह नहीं होना चाहिए, कहीं भी राज्य द्वारा अपनी निरंकुशता के लिए दंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कहीं भी राज्य द्वारा धर्म के विपरीत दंड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये मनु द्वारा एक व्यवस्था बताएंगे कि राज्य द्वारा न्याय की स्थापना, समाज में कोई यदि कोई अपराध होता है तो वादी और प्रतिवादी दोनों की बातें सुनी जाए, उनका जो घटना है उसका विश्लेषण किया जाए, घटना के सारी बारीकियों को देखा जाए, परिस्थितियों को देखा जाए और उसके बाद में जो भी अपराधी है उसको दंड दिया जाना चाहिए जो भी धर्म के अनुसार बनता है। तो ये मनुस्मृति में व्यवस्था की है कि यह राजा का या राज्य का दायित्व है कि वह धर्म के अनुसार स्थापना इस तरीके से करे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्म का उल्लंघन नहीं करे, कोई भी व्यक्ति है वो न्याय से वंचित नहीं रहे। ठीक है, तो ये मनुस्मृति में बताया है कि राज्य का कार्यक्षेत्र है वो न्याय की स्थापना करना है। ठीक है, मतलब सीधा सा अर्थ आप बता सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाए रखना जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, उसे ये स्थिति उसको को लगे कि वह इस राज्य में सुरक्षित है, वह कभी भी किसी भी स्थिति में अपना कार्यों को पूरा कर सकता है, अपने जन कल्याण के कार्यों को पूरा कर सकता है, अपने नैतिक उत्थान के लिए अपने कार्य कर सकता है। तो ये जो सुरक्षा का जो भाव है ये बना रहे, यही जो मनुस्मृति है या आज भी आप देखते हैं कि न्याय की कसौटी है कि उस राज्य में निवास करने वाले लोग कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसमें हर वर्ण, हर लिंग, हर जाति जितने भी हैं, हर व्यक्ति अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है। न्याय की कसौटी ये है। ठीक है, यदि असुरक्षित महसूस करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्याय में कोई पनिशमेंट में या दंड व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो समस्या है, ऐसा मनु मानते हैं। तो राज्य के लिए राज्य की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यदि हम राज्य का मूल्यांकन करें तो उसमें भी न्याय की जो कसौटी है, न्याय का जो एहसास है, सुरक्षा का जो एहसास है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं या एक बहुत बड़ा मूल्यांकन का बिंदु किसी भी राज्य के लिए माना जाता है। ठीक है, तो अगली बात हम करें वो है राज्य के कार्यक्षेत्र में वो है प्रशासनिक कार्यों का संचालन। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों का कुशलता से संचालन। तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी मनु राज्य के दायित्वों को निर्वहन करने के लिए मनुस्मृति में उल्लेख करता है। उसका ये मानना है, आप सब जानते हैं प्रशासन की राज्य में बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जितने भी नीति और कानून या जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वो चाहे ऊपरी स्तर पे बने, राज्य बनाए, लेकिन उनको लागू करने का कार्य किसका है? प्रशासनिक अधिकारियों का है, प्रशासनिक कर्मचारियों का है। तो प्रशासन की सबसे बड़ी भूमिका है कि वह नीतियों का, राज्य द्वारा बनाई गई समस्त नीतियों और कानूनों का निर्वहन या क्रियान्वयन है वह राज्य में वह करती है। तो इम्प्लीमेशन की जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो कौन करते हैं? वो प्रशासनिक वर्ग है, प्रशासनिक जो सिस्टम है वह करता है। इसलिए कितने अच्छे कानून बने हैं, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं बनी है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन व्यवस्थाओं को कितने अच्छी तरीके से, कितनी कुशलता पूर्वक, कितनी निष्ठा पूर्वक, बिना किसी भ्रष्टाचार के उनको लागू किया गया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनु इस पे विशेष बल देते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। हालांकि हम प्राचीन राजनीतिक विचारकों में और अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल से किसमें पढ़ेंगे, हम शुक्र की प्रशासनिक नीति है उनको और अच्छे से हम देखेंगे, क्योंकि शुक्र ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मनु ने भी कहा है कि जो प्रशासन है वह जन कल्याणकारी होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और राज्य की जो धर्म युक्त जो नीतियां हैं
उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि चापलूसता जो होती है उससे वह मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह राजा को केवल वो बातें आके बताए जो राज्य के हित में नहीं है लेकिन राजा के हित में है। तो ऐसी बातों से वो मिसगाइड नहीं करे, सही चीजों के सही बातों को वह राज्य तक रखे, सही समस्याओं तक वहां तक रखे, और समस्याओं को दूर करने में जो भी उनके पास जितना कौशल है उस सारे कौशल का उपयोग वो लोग करें, ऐसा मनु कहते हैं। तो वो मानते हैं कि एक तरीके से प्रशासन की जो प्रशासन है वो उस राज्य की रीढ़ की हड्डी है, जिसपे सारा प्रशासन, सारा राज्य का दारोमदार टिका हुआ होता है। तो इस पे विशेष रूप से मनु प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बात करता है, और प्रशासन के ऊपर राज्य द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण की भी बात वह करता है कि ऐसा नियंत्रण हो कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकले, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे, तथा ऐसा नहीं है अपनी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वह आलसी जो होता है कि भाई उस काम को टालते रहें, ऐसी स्थितियां नहीं हो। प्रभावपूर्ण नियंत्रण राजा द्वारा प्रशासन के ऊपर होना चाहिए। यह राजा का, राज्य का दायित्व है कि वह कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर विशेष नियंत्रण बनाए रखे ताकि वो लोग अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। इसी में आप अगली लिखेंगे कि प्रशासन में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो प्रशासन से जुड़ा है वह अपने पद का दुरुपयोग करके किसी भी प्रजा को पीड़ा नहीं पहुंचाए। पीड़ा पहुंचाने का मतलब आपने समय पर उसका काम नहीं किया तो उसको पीड़ा पहुंचेगी, आपने उसके अधिकार की चीजें उस तक नहीं पहुंचाई तो उसे पीड़ा पहुंचेगी, आपने या मान लीजिए किसी अधिकारी कर्मचारी ने उससे अनावश्यक धन वगैरह ले लिया तो पीड़ा पहुंचेगी। किसी भी रूप में जनता को पीड़ा नहीं पहुंचे ये भी सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। और यदि कोई ऐसा अधिकारी करता है तो उसके लिए भी मनुस्मृति में पनिशमेंट की व्यवस्थाएं, दंड की व्यवस्थाएं की गई है, और उसे कर्तव्य, उसके पद से हटाने की व्यवस्था की गई है, दंडित करने की व्यवस्थाएं की गई है। तो ये अपन और ज्यादा अच्छे से शुक्र की प्रशासनिक नीति में इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन मनुस्मृति में आप बताइए कि प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है, और प्रशासन कब कब काम नहीं करे तो राज्य उसके ऊपर किस तरीके से कठोर नियंत्रण रखे ताकि आम जन तक सारी सुविधाएं, सारी नीतियां ढंग से लागू हो सके। इसी क्रम में यदि हम बात करें आगे तो अगली जो बात आती है वह आती है अर्थव्यवस्था का नियंत्रण। ठीक है ना, या एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की स्थापना। ये राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सुदृढ़, या आप इसको कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाए रखना। यह भी राज्य का कार्यक्षेत्र है। ठीक है, तो सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य क्या करेगा? इसके लिए राज्य अपने कोष को उचित मात्रा में रखेगा, जिसके लिए पूर्व में अपन ने बात की थी कि कर है वह केवल नैतिकतापूर्ण जो कर है उसकी बात है वो मनु करता है, और केवल धन का जो अर्जन है जनता से वो केवल एक आवश्यक नीतियां बनाए, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से धन का अर्जन जनता से किया जाए टैक्स के रूप में। ऐसी वह बात करता है कि जब भी आप एकत्रित करें तो आप ये ध्यान रखें, राज्य ध्यान रखेगा कि जो धन का अर्जन है वह नैतिकतापूर्ण है और न्यायपूर्ण है। ठीक है ना, तो नैतिकतापूर्ण और न्यायपूर्ण बिना किसी भेदभाव के ये धन, या आप कह सकते हैं कि कर है वो प्राप्त वो करेगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था की विशेष जानकारी रखेगा कि जो आर्थिक अपराध हैं उन आर्थिक अपराधों पे बहुत ज्यादा बात मनु ने की है कि आर्थिक अपराध हैं उनकी पूरी तरीके से रोकथाम करना यह राज्य का कार्य है, दायित्व है राज्य का। राजा का दायित्व है कि वह आर्थिक अपराध, समझ लीजिए आप आर्थिक अपराध, मान लीजिए कोई व्यक्ति है कोई व्यापारी है, मान लीजिए कम तोलता है, तो ये क्या हो गया? ये आर्थिक अपराध हो गया। कम तोलना आर्थिक अपराध हो गया। किसी वस्तु का मूल्य है उस मूल्य से ज्यादा वह मान लीजिए कीमत वसूलता है, ये आर्थिक अपराध हो गया। यदि किसी चीज में मान लीजिए मिलावट करता है, ठीक है, तो उससे लोगों के स्वास्थ्य पे और पे जो प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या हो गया? ये आर्थिक अपराध हो गया। तो इन आर्थिक अपराधों पर राज्य क्या करेगा? वह प्रभावशाली नियंत्रण रखेगा और इनको कड़ी से कड़ी सजा देगा। इनके लिए बड़े भारी दंड की व्यवस्था
मनु करते हैं कि आर्थिक अपराधों के लिए किसी प्रकार का कोई कोताही है वो प्रशासन नहीं बरते, राज्य इस बात की पूरी व्यवस्था करेगा। ठीक है। तीसरी चीज इसमें आप देखें सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में कि लोगों के पास जो धन है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो उस धन की सुरक्षा करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। यह भी उसका आर्थिक कर्तव्य है कि वह लोगों के धन की सुरक्षा करे। तो लोगों से न्यायपूर्ण टैक्स वसूल करे राज्य, और लोगों के धन की रक्षा करे, और आर्थिक अपराधों को होने से रोके, और जन कल्याण के कार्यों के लिए वह अपने जो अर्थव्यवस्था का जो बजट जिसको हम कहते हैं आय और व्यय, उनमें वो संतुलन रखे। ठीक है। और एक बात मनु ये कहते हैं कि यदि दुर्भिक्ष अकाल वगैरह पड़ जाते हैं, मतलब कर का ये नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया कि वो उतना ही होना चाहिए। यदि अकाल हो गया या ओलावृष्टि हो गई या अत्यधिक वर्षा हो गई या किसी कारणवश भी यदि लोगों के पास पैसा नहीं उत्पन्न हो पाया, अनाज वगैरह उत्पन्न नहीं हो पाया, पशुओं से इनकम नहीं हो पाई, तो ऐसी स्थिति में मनु ये व्यवस्था करते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत कर से मुक्ति दी जानी चाहिए या कर उनका कम कर देना चाहिए, और यदि आवश्यकता पड़े तो राजा ऐसी स्थिति में वहां पर अनुदान भी दे। ये तीनों व्यवस्थाएं मनुस्मृति में उल्लेखित की गई है। ले रहे चीज, तो यहां ये चीजें आपको मनुस्मृति की आर्थिक जो कार्यक्षेत्र है राज्य का, उसके अंदर आपको बतानी है कि एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाए रखे, कर है न्यायपूर्ण होना चाहिए, और जो आर्थिक अपराध है उन पर रोकथाम लगी रहनी चाहिए, और करों को लेकर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट राजा को नहीं होकर, राज्य को नहीं होकर, उसको परिस्थितियों के अनुसार करों में कमी अधिक वो कर सकता है, और उनको माफ भी कर सकता है और अनुदान भी दे सकता है, जिसे आजकल हम सब्सिडी का नाम आपने काफी सुना है। तो ये व्यवस्थाएं उस जमाने में भी मनु इनका समर्थन करते हैं। अगली जो बात आती है, तीसरी अंतिम जो राज्य का कार्यक्षेत्र, हम केवल उन कार्यक्षेत्रों को देख रहे हैं जो बड़े कार्यक्षेत्र हैं, तो अंतिम हम देखें तो वह है अंतरराष्ट्रीय, या जिनको हम कहते हैं अंतरराज्य, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय राज्य न होकर राज्य हैं, तो अंतरराज्य संबंध या दूसरे राष्ट्रों से विदेश नीति जिसको आप कह सकते हैं, एक सुदृढ़ विदेश नीति है वो राज्य की होनी चाहिए। यह भी राज्य का कार्यक्षेत्र है कि वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का कुशलता पूर्वक संचालन करे। क्लियर है। और कुशलता पूर्वक संचालन का सीधा सा अर्थ यह है कि वह इस तरह का एक व्यवस्था बनाए जिससे उसके मित्रों की संख्या अधिक हो और शत्रुओं की संख्या कम हो। एक चीज तो यह हो, और दूसरा यह है कि वह अपने राज्य के जो सामान्य हित हैं उनकी रक्षा बेहतरी से कर सके, इस प्रकार की वह नीति अपनाए। और तीसरी यह है कि इस प्रकार की नीति अपनाए कि वह अनावश्यक युद्धों से बचा रहे, अनावश्यक उसको युद्ध नहीं करना पड़े। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि केवल राजा ने अपने ईगो के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया कि उसने ऐसी बात नहीं मानी, ऐसी बात नहीं मानी, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कई बार पढ़ा है, आपने इतिहास में जब राजस्थान में हम पढ़ते हैं कई बार, तो एक आती है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है कहाँ राज्यों की बात थी, लेकिन एक हमने कथा पढ़ी थी, उसमें राजाओं के बीच में मतीरे की राड। ठीक है। तो अब बताइए आप, एक मतीरे की राड का मतलब सीधा सा था कि राज्य के बॉर्डर के ऊपर एक, जब अपने जो मतीरा आप जानते हैं सारे तरबूज का जो देसी जो हम करते हैं, तो वहां क्या हुआ कि एक बेल, जैसे ये एक्स राज्य है और ये वाई राज्य है, तो इस एक्स राज्य में क्या हुआ कि मतीरी की बेल यहां लग गई। अब वो बेल फैलते 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 वाई राज्य तक पहुंच गई, बेल चली गई वाई राज्य में, और वाई राज्य में फैलने के बाद में यहां उसके फल लगता है मतीरे का। ठीक है। अब ये जो फल लगा, उस समय जब ये पका, उस समय वाई ने उसको कहा तोड़ने के लिए। ठीक है। तो इन्होंने जब तोड़ने का प्रयास किया कि भाई हमारे राज्य में है ये मतीरा, तो हम तोड़ लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये हमारी है, बेल है वो हमारी है, इसलिए इसके लगने वाला फल भी हमारा है। और इसी घटना को लेकर बताइए युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, ये मतीरे की राड। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब एक एग्जांपल आपको दिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हो राज्य की। मनु ये कहते हैं कि अंतरराज्य संबंध इस तरह के होने चाहिए कि जिनके अंदर किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का युद्ध है यदि टाला जा सकता है तो वो टाला जाना चाहिए।
तो राज्य अंतरराज्य संबंधों को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इस तरीके से, इस कुशलता से निर्वहन करे कि वह अनावश्यक युद्धों से बचा रहे, मित्रों की संख्या में वृद्धि हो, अपने हितों को वह बरकरार रखे और अपने राज्य के जन कल्याण के हित के लिए जितने उसे अन्य राष्ट्रों से चीजों की आवश्यकता हो, वो कुशलता पूर्वक वह प्राप्त कर सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सद्भावनापूर्ण जो माहौल है वो वह प्रदान कर सके, उसे मिल सके। तो ये उसका एक कह सकते हैं कि ये, और इसके लिए मनु ने, हम चूंकि मैं इसलिए बाद में बात करेंगे अपन इसके ऊपर कि मनु परराष्ट्र नीति का वर्णन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निर्वहन करने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ कैसे संबंध रखने हैं। तो उसके अंदर मनु एक मंडल सिद्धांत की बात करते हैं, एक मंडल, एक वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं वो राज्यों में कि किन राज्यों के कौन कौन से राज्य मित्र हो सकते हैं और कौन से शत्रु प्रकृति के हो सकते हैं। उसके बाद में षड्गुण्य नीति की बात करते हैं, 6 नीतियां मनु बताते हैं कि एक राजा को किस प्रकार से किन किन परिस्थितियों में, वो कहता है कि जैसे हम हैं तो हमें भी परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियां अपनानी चाहिए, वैसे ही मनु कहते हैं कि राजा को अंतरराज्य संबंधों के मामले में एक जैसा नहीं होकर उसे वक्त के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार उसे अलग अलग नीतियां समय समय पे अपनानी चाहिए। तो 6 प्रकार की नीतियों की बात वह करते हैं और लास्ट में वह उपाय की बात करते हैं कि किस प्रकार एक राज्य है वो विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाकर अपने आप को मजबूत बना सकता है। तो परराष्ट्र नीति में मनु मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति और उपाय ये भी बताते हैं, जिनका हम बाद में डिटेल से वर्णन करेंगे। तो समझ गए आप इस चीज को। तो मनु के द्वारा बताए गए राज्य कार्य क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रजारक्षण का कार्य आ गया, जन कल्याण का कार्य आ गया, प्रशासनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन का कार्य आ गया, सामाजिक कार्य जिसमें मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है उनका न्यायपूर्ण तरीके से उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके निर्वहन करने का जो कार्यक्षेत्र है वह आ गया, न्याय की स्थापना का कार्य आ गया और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य आया है, और लास्ट हमने देखा है कि एक कार्य उनका है अंतरराज्य संबंधों का बहुत कुशलता पूर्वक संचालन करें। तो ये आप यदि बड़ा प्रश्न आता है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको हल इन बिंदुओं के अंतर्गत और इन सब पॉइंट्स के अंतर्गत आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनु के द्वारा बताई गई परराष्ट्र नीति, जिसमें हम मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति और उपाय इनके बारे में हम बात करेंगे।